हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्सी लर्निंग। अपेक्सी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में हम इकोनॉमिक्स का अपना लेक्चर नंबर 2 करेंगे और इस लेक्चर नंबर 2 में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आपने देखा कि पिछली क्लास में हमने जो है बेसिक्स जो स्टार्ट किया था इकोनॉमिक्स का, आज हम उसको कुछ आगे कंटिन्यू करते हैं और इसमें इंपॉर्टेंट जो है चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा पिछली क्लास में हमने पढ़ा प्रोडक्शन जो है जब आप करोगे किसी भी चीज़ का तो हम भाई उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, वितरण करेंगे। और वितरण करेंगे तो जो है लोग बाग जो है उसको क्या करेंगे, कंजप्शन करेंगे, उपभोग करेंगे उस चीज़ का। तो सबसे पहले प्रॉब्लम आती है भाई जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं भाई, सबसे पहले प्रॉब्लम आती है चॉइस ऑफ प्रोडक्ट की। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स जो है भाई चॉइस ऑफ प्रोडक्ट, भाई हम क्या जो है हम प्रोड्यूस करें, व्हाट टू प्रोड्यूस। तो चॉइस ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे व्हाट टू प्रोड्यूस, भाई क्या हम प्रोड्यूस करें, क्या हम पैदा करें। तो यहाँ पे चॉइस ऑफ जो है प्रोडक्ट आपकी होती है। दूसरा हाउ टू प्रोड्यूस, हम कैसे जो है प्रोड्यूस करें। ठीक है, तो चॉइस ऑफ टेक्निक, जिसमें भाई कौन सी जो है टेक्निक का हम इस्तेमाल करें, इसमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक करें या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करें। तो यहाँ पे जो श्रम प्रधान और जो आपका पूंजी प्रधान आपका ये हो गया। तो किसी भी प्रॉब्लम जो प्रोडक्शन जो को करने के चार आपके फैक्टर होते हैं भाई दोस्तों। कौन कौन से फैक्टर होते हैं? एक आपका लैंड होना चाहिए, दूसरा उसमें पूंजी लगानी चाहिए भाई, एंटरप्रेन्योर होना चाहिए और यहाँ पे लेबर जो है होनी चाहिए। तो ये चार जो है फैक्टर होते हैं कोई भी प्रोडक्शन करने के लिए। तीसरा यहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है फॉर वूम टू प्रोड्यूस, भाई हम किसके लिए पैदा करें, चॉइस ऑफ कंज्यूमर्स, कौन से यहाँ पे जो है कंज्यूमर्स हम चुनें, किसके लिए जो है हम प्रोड्यूस करें। चौथा यहाँ पे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, तो यहाँ पे जो कुशलतम जो उपयोग है वो किस प्रकार से जो है भाई किया जाए। और पांचवा भाई आपका डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, संसाधनों का जो विकास। तो ये सारे जो है प्रॉब्लम भाई आती है कोई भी जब हम प्रोडक्शन जो है करते हैं। तो यहाँ पे जो है भाई आगे अब हम इसको देखेंगे भाई। अगला जो हमारा यहाँ पे टॉपिक मेनली रहने वाला है कैपिटलिज्म और सोशलिज्म जो है को लेकर भाई। कैपिटलिज्म जो विचारधारा जो है वाले व्यक्ति कौन थे, उनका क्या मानना है भाई, और जो सोशलिज्म जो है विचारधारा, ये हम इसको डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो एडम स्मिथ की जो विचारधारा है, कैपिटलिज्म जो आपका यहाँ पे होगा भाई, पूंजीवादी जो है लोगों की विचारधारा, उसको हम भाई क्या कहते हैं भाई, कैपिटलिज्म। तो इनके जो है अकॉर्डिंग जो ये आपका जो क्या करते हैं भाई, फ्री इकोनॉमी मार्केट जो है, फ्री इकोनॉमी या मार्केट जो है होता है भाई। ठीक है, इसमें जो कैपिटलिज्म पूंजीवादी में क्या होता है, मार्केट जो है आपका फ्री होता है, इकोनॉमी फ्री। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर जो है का यहाँ पे मालिकाना हक होता है, प्राइवेट जो सेक्टर का ओनरशिप होता है, मीन्स इंडिविजुअल किसी एक व्यक्ति का यहाँ पे जो है ओनर यहाँ पे रहता है। दूसरा यहाँ पे क्या उद्देश्य यहाँ पे है पूंजीवादी विचारधारा। तो इसमें जो कैपिटलिज्म का जो उद्देश्य भाई, मैक्सिमम जो है हमें प्रॉफिट मिलना चाहिए, कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई होने चाहिए भाई, कस्टमर सेटिस्फिकेशन इनका जो मोटिव रहता है। हाई कंपटीशन यहाँ पे भाई रहता है। और प्राइस जो मैकेनिज्म यहाँ पे अगर बात करें, कीमत तंत्र जिसको हम भाई बाजार शक्ति, मार्केट जो है फोर्स भी यहाँ पे कह सकते हैं। तो बात करें कि जो कीमत जो तंत्र है, जहाँ डिमांड और सप्लाई से कोई प्राइस डिसाइड होता है, उसे हम प्राइस मैकेनिज्म, कीमत तंत्र या बाजार शक्ति भाई कहते हैं। ठीक है, तो डिमांड और सप्लाई से जहाँ जहाँ पे भाई ये आपका डिमांड सप्लाई, तो जहाँ से भाई डिमांड और सप्लाई से कोई प्राइस जहाँ पे डिसाइड होता है, कोई मूल्य डिसाइड होता है, उसको हम प्राइस मैकेनिज्म कहते हैं। तो दोस्तों ये जो उद्देश्य होता है भाई पूंजीवादी विचारधारा वाले लोगों का कि भाई उनको मैक्सिमम जो है प्रॉफिट चाहिए, सेटिस्फिकेशन जो है कस्टमर्स को चाहिए, हाई कंपटीशन इसमें रहता है, प्राइस मैकेनिज्म यहाँ पे। ठीक है, तो दूसरा यहाँ पे अगर हम देखें कि भाई जो 1992 में भाई यूएसएसआर जो जिसको हम सोवियत संघ कहते हैं उसका गठन हुआ। तो यूएसएसआर का गठन कब हुआ भाई, 1992 में, 1922 में। ठीक है, तो प्रॉब्लम ऑफ इनइक्वलिटी यहाँ पे आई। ठीक है, असमानता जिसे हम कहते हैं, प्रॉब्लम ऑफ इनइक्वलिटी कैसे कहते हैं भाई, असमानता। कैपिटलिज्म इकोनॉमी को ही फ्री इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी कहते हैं। तो जो भाई आपकी कैपिटलिज्म जो है पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था होती है, उसी को ही हम फ्री इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी कहते हैं। तो फ्री इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी किसे कहते हैं भाई, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को या फिर कैपिटलिज्म इकोनॉमी को। जबकि दोस्तों यहाँ पे दूसरी तरफ सोशलिज्म जो इकोनॉमी है, ठीक है, यहाँ पे जो सेंट्रल या फिर जो आपका कमांड जो है इकोनॉमी,
ठीक है, ये आपकी कौन सी जो विचारधारा है भाई, कार्ल मार्क्स की विचारधारा। तो सोशलिज्म जो है को अपनाने वाले जो भाई यहाँ पे कार्ल मार्क्स के जो विचारधारा वाले जो लोग यहाँ पे सोशलिज्म जो है इकोनॉमी, सामाजिक जो अर्थव्यवस्था यहाँ पे सेंट्रल हम कह सकते हैं। तो ये यूएसएसआर हमने देखा 1922 में गठन हुआ। तो यहाँ पे जो सोशलिज्म में क्या होता है भाई, इनका जो उद्देश्य होता है कि भाई पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर का जो यहाँ पे मालिकाना हक होता है, ओनरशिप होती है। दूसरा मैक्सिमम जो है यहाँ पे सोशल वेलफेयर करना होता है, सामाजिक जो है कल्याण के ऊपर फोकस यहाँ पे करते हैं भाई सोशलिज्म जो विचारधारा अपनाने वाले लोग। दूसरा यहाँ पे, तीसरा या दोस्तों, इकोनॉमिक जो प्लानिंग जो है, आर्थिक नियोजन यहाँ पे किया जाता है, इकोनॉमिक प्लानिंग बनाई जाती है। प्रशासनिक जो कीमत जो है, एडमिनिस्ट्रेटेड जो है प्राइस यहाँ पे तय किए जाते हैं। लो कंपटीशन यहाँ पे होता है सोशलिज्म इकोनॉमी यहाँ पे, ठीक है। और लो जो है ग्रोथ रेट होता है, जबकि वहाँ पे जो है कंपटीशन हाई रहता है, ठीक है। दूसरा आपका जो ये था कैपिटलिज्म इकोनॉमी। तो ये जो है दोस्तों डिफरेंस है कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म में। तो भाई एक आपका जो कोल्ड वार हुआ भाई, ठीक है, यूएसएसआर और यूएसए के बीच में छिड़ा, ठीक है, कोल्ड वार हुआ। कोल्ड वार क्या होता है, एक ऐसी लड़ाई होती है जहाँ ना तो हथियार का यूज़ किया जाता है, ना ही किसी को नुकसान पहुँचा जाएगा भाई, ठीक है। वो लड़ाई जहाँ दोनों एक दूसरे से कंपटीशन करेंगे, एक दूसरे से बेहतर बताएंगे, उस लड़ाई को कोल्ड वार कहते हैं। दूसरा यहाँ पे दोस्तों वॉल ऑफ जो बर्लिन है वो किसको इंडिकेट करती है, वॉल ऑफ बर्लिन, ठीक है। तो यह सोशलिज्म और कैपिटलिज्म को इंडिकेट करती है भाई, ठीक है। जो समाजवादी और पूंजीवादी विचारधारा उसको ही ये आपकी इंडिकेट करती है, वॉल ऑफ बर्लिन। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा कि जो जर्मनी है सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म दोनों विचारधारा को मानता था भाई पहले, ठीक है। जर्मनी जो है देश यहाँ पे सोशलिज्म और कैपिटलिज्म दोनों विचारधारा को मानता था। तो वॉल ऑफ जो बर्लिन है जो कि जर्मनी में भाई 1961 में आपकी ये बनी, ठीक है। वॉल ऑफ बर्लिन जो है 1961 में आपकी बनी जर्मनी में। यूएसए जो आर्मी नाटो जो है 1949 में बनी भाई, ठीक है। वॉल ऑफ बर्लिन जो जर्मनी में 1961 में, यूएसए आर्मी जो है नाटो है ये भाई 1949 में बनी। और यूएसएसआर जो आर्मी है भाई ये वार्सो पैक्ट के तहत यहाँ पे बनी, इसको वार्सो पैक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे जो ये आपका इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट्स है भाई आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो यूएसए आर्मी नाटो जो 1949। तो भाई क्या होता है कि यहाँ पे जो एक तरफ जो आपका यूएसए, दूसरी तरफ यहाँ पे यूएसएसआर, यहाँ पे जो आपका बर्लिन है ये ईस्ट जर्मनी और ये आपका वेस्ट जो है जर्मनी, ठीक है। पूरा जर्मनी था, दो भागों में यहाँ पे विभक्त हुआ। तो यहाँ पे जो बर्लिन जो है यहाँ पे है भाई, ठीक है। तो क्या हुआ कि भाई 9 नवंबर 1989 को जो वॉल ऑफ बर्लिन का एक हिस्सा यहाँ पे तोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो वॉल ऑफ बर्लिन का एक हिस्सा भाई 9 नवंबर 1989 को तोड़ दिया जाता है। वॉल ऑफ बर्लिन 1961 से 90 तक आपकी रहती है भाई, ठीक है। 1961 से लेकर 1990 तक रहती है, और जिसमें 9 नवंबर 1989 को इसका एक हिस्सा तोड़ दिया जाता है। और बर्लिन की जो वॉल कब जो है यहाँ पे डिस्ट्रॉय हुई भाई, तो बर्लिन जो है कि वॉल ऑफ बर्लिन डिस्ट्रॉय 1990 में। जर्मनी का यूनिफिकेशन जिसको हम एकीकरण कहेंगे, तो जर्मनी का एकीकरण आपका कब हुआ भाई, तो यह पहले एक साथ हारने के बाद 2 टुकड़ों में आपका बट गया था, फिर से ये बाद में एक हो गया था 1990 में भाई, ठीक है। तो इस प्रकार जो वार्सो पैक्ट जो है ये पोलैंड के अंदर राजधानी था। वार्सो पैक्ट चला था भाई 1955 से 1991 तक चला था, ठीक है दोस्तों। वार्सो पैक्ट कब चला था भाई, ये वार्सो पैक्ट 1955 से 1991 तक चला था। पोलैंड के अंदर एक राजधानी होती थी वार्सो पैक्ट। नेक्स्ट यहाँ पे बट यूएसआर का नाटो जो है आज भी है, जो 1949 में बना था। यूएसआर जो आर्मी है भाई उसका जो नाटो आज भी है और 1949 में बना था ये। और नाम जो है NAM नॉन अलाइंड मूवमेंट, ये मिक्स इकोनॉमी को फॉलो करते हैं भाई जो नाम वाले जो देश हैं, ठीक है। नॉन अलाइंड जो मूवमेंट हैं, ठीक है, नॉन अलाइंड मूवमेंट, तो ये मिक्स इकोनॉमी को अपनाते हैं, ना तो ये सोशलिज्म को ना ही कैपिटलिज्म को फॉलो करते हैं, मिक्स को अपनाते हैं। तो इसमें जो नाम वाले जो है देशों में भाई कौन कौन से देश है जो मिक्स इकोनॉमी को अपनाते हैं, तो भारत, इंडोनेशिया, यमन है। तो मिक्स इकोनॉमी यहाँ पे जहाँ पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर का मिलकर यूज़ किया जाता है, वहाँ पे इकोनॉमी है वो होती है मिक्स इकोनॉमी। तो जहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट दोनों जो है सेक्टर का मिलाकर यूज़ किया जाए उसको मिक्स इकोनॉमी कहते हैं। तो कौन से देश है जो मिक्स इकोनॉमी को अपनाने वाले देश हैं, तो इनमें हमारा प्यारा भारत है,
यूके है, ब्राज़ील है दोस्तों, उसके अलावा साउथ अफ्रीका है, इंडोनेशिया और पाकिस्तान। ठीक है, तो भारत पाकिस्तान जो है और इसके अलावा इंडोनेशिया है, साउथ अफ्रीका है, ब्राज़ील, यूके सारे मिक्स इकोनॉमी को अपनाने वाले देश हैं। तो मिक्स इकोनॉमी सबसे पहले फ्रांस ने शुरू की थी, लेकिन बाद में यह पूंजीवादी कैपिटलिज्म को अपनाने लग गया था। तो सबसे पहले जो दोस्तों ये मिक्स इकोनॉमी जो है, मिश्रित अर्थव्यवस्था किसने जो है शुरू की थी? फ्रांस देश ने की थी, लेकिन बाद में फिर ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने लगा। ठीक है, कैपिटलिज्म जो है को ये अपनाने लगा। पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन जो है, अगर उसकी बात करें दोस्तों, कौन सा है पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन? ये आपका हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो आपका मध्य प्रदेश भोपाल में आपका पड़ता है। पहली प्राइवेट ट्रेन की अगर हम बात करें तो आईआरसीटी दिल्ली से लखनऊ जो है, तेजस एक्सप्रेस, ये आपकी पहली प्राइवेट जो ट्रेन है। आईआरसीटी दिल्ली से लखनऊ दोस्तों, यहाँ पे तेजस एक्सप्रेस। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे बात करें, फादर ऑफ चाइना माओ जेदांग कम्युनिज़्म चाइना में लेकर आए थे भाई। कम्युनिज़्म जो है वो कहाँ पे लेकर आए थे भाई? ये चाइना में लेकर आए थे। और गुट निरपेक्ष जो देश हैं भाई, नाम जिसको हमने पढ़ा, नॉन अलाइन जो मूवमेंट, तो दोस्तों ये भी मिक्स इकोनॉमी को आपके जो है अपनाते हैं, मिक्स इकोनॉमी को ये फॉलो करते हैं। अगला यहाँ पे एक ग्राफ जो है हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, इससे रिलेटेड आपके काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये जो ग्राफ आपका लोरेंस ग्राफ है जो आप दिखाई दे रहे हैं भाई, आपको दिखाई दे रहा है इनकम एंड पॉपुलेशन के बीच में ये आपका लोरेंस जो ग्राफ है। और ये वो लाइन जो है, स्ट्रेट लाइन जो 45 डिग्री लाइन है। ठीक है, ये 45 डिग्री लाइन जो किसको जो डिनोट करती है, इसका मतलब होता है इक्वलिटी। ठीक है, ये इक्वलिटी को जो है शो करता है दोस्तों, इक्वलिटी। और इसके जो लाइन के इस 45 डिग्री के आसपास जितने भी यहाँ पे लाइन होंगी, ठीक है, तो उसको जो है दोस्तों हम क्या कहेंगे कि भाई वहाँ पे इक्वलिटी उतनी ही ज़्यादा है, जितनी ही दूर होगी वहाँ पे इक्वलिटी उस देश में उतनी ही कम होगी। असमानता, आय की असमानता की यहाँ पे हम बात करेंगे। तो इसको लोरेंस कर्व बोला जाता है। 45 डिग्री लाइन जो है इसमें होती है, इसका मतलब होता है भाई इक्वलिटी, समानता। तो यहाँ पे जो लोरेंस जो कर्व जो है भाई पूछ लिया जाता है, 45 डिग्री लाइन है, उसका मतलब क्या होता है भाई? इक्वलिटी, समानता को ये दर्शाता है इनकम पॉपुलेशन के बीच में। ठीक है, तो जो देश 45 डिग्री लाइन के जितने ज़्यादा नज़दीक होगा, वहाँ पे उस देश में इक्वलिटी, समानता उतनी ही ज़्यादा यहाँ पे होगी। ठीक है, तो ये लोरेंस कर्व आपका बताता है। तो इस क्रम में दो देशों की जो है इनकम इनइक्वलिटी का पता चलता है। तो लोरेंस कर्व हमें क्या बताता है भाई? दो देशों की जो इनकम की जो इनइक्वलिटी को बताता है, आय की असमानता। भाई दो देशों में जो आय की जो है असमानता को ये दर्शाता है ये कर्व। तो यहाँ पे अगर इनकम इनइक्वलिटी को यहाँ पे नंबर में डिनोट करना चाहें तो दोस्तों हम देखेंगे गिनी कोफिशिएंट। ठीक है, तो गिनी कोफिशिएंट कब जो है देखा जाता है? जब हम इनकम इनइक्वलिटी मीन्स आय की असमानता है दो देशों के बीच में, आय की असमानता को जब हम नंबर में डिनोट करना चाहें तो हम देखते हैं भाई गिनी कोफिशिएंट। तो वेरी इंपॉर्टेंट जो है भाई गिनी कोफिशिएंट है वो हम किस में देखते हैं? जब दो देशों के जो है आय की असमानता जो है, जो इनकम इनइक्वलिटी के जो है देखते हैं, तो वहाँ पे गिनी कोफिशिएंट को देखते हैं। और जो गिनी कोफिशिएंट है इसमें जो 0 और 1 होता है भाई, 0 का मतलब होता है कि भाई इक्वलिटी होता है और 1 का मतलब होता है इनइक्वलिटी। 0 का मतलब समानता, 1 का मतलब असमानता। ठीक है, ये शो करता है। तो 0 और 1। नेक्स्ट यहाँ पे अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे भाई किस प्रकार से आपके आएंगे तो हम आगे देखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें है दोस्तों, वन ऑफ द फीचर्स ऑफ ए फ्री मार्केट इकनॉमी जो है का एक फ़ीचर आपको बताना है, कौन सा फ़ीचर है? तो इसमें पहला ऑप्शन है रेशनिंग एंड प्राइस, या फिर जो है दूसरा इसमें है कंज्यूमर सोवरेनिटी। तो कंज्यूमर सोवरेनिटी जिसको हम उपभोक्ता संप्रभुता जो है बोलते हैं दोस्तों, या फिर एक्टिव स्टेट एंटर जो है वेंसन, सक्रिय राज्य हस्तक्षेप। तो जो एक फ्री मार्केट होता है, फ्री मार्केट इकनॉमी में क्या होता है? जो उपभोक्ता है वो संप्रभुता होती है उसकी भाई। ठीक है, तो यहाँ पे कंज्यूमर सोवरेनिटी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ द कैपिटलिज्म। जो पूंजीवादी से रिलेटेड जो है कौन सा फीचर नहीं है, ये आपको बताना है भाई। तो जो पूंजीवादी जो लोग हैं भाई, जो विचारधारा वाले, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी बिल्कुल भाई है, उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी यहाँ पे होती है। एग्जिस्टेंस ऑफ कंपटीशन, यहाँ पे कंपटीशन भाई होता है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे फ्रीडम ऑफ चॉइस की जो है फ्रीडम होती है। और लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो फीचर है कैपिटलिज्म का, सर्विस मोटिव का नहीं है। ठीक है,
मतलब सेवा का जो प्रयोजन इनका नहीं होता है, तो किसका होता है? जो सोशलिज्म जो विचारधारा को अपनाते हैं उनका होता है सर्विस मोटिव। ठीक है, तो यहाँ पे पब्लिक वेलफेयर की बात नहीं होती, बल्कि जो है पब्लिक वेलफेयर की जो है जगह प्रॉफिट की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटलिज्म वाले जो है मैक्सिमम जो है प्रॉफिट की बात करते हैं, ना कि भाई सेवा प्रयोजन। सेवा का उद्देश्य यहाँ पे नहीं होता है इनका। ठीक है, ये केवल प्रॉफिट अपना देखते हैं, सर्विस मोटिव इनका मुख्य उद्देश्य रहता है। ठीक है, तो ये फीचर आपका हो गया। अगला क्वेश्चन है, ए क्लोज इकोनॉमी इज़ एन इकोनॉमी इन विच, एक जो बंद जो अर्थव्यवस्था होती है वो कैसी होती है भाई? तो यहाँ पे मनी सप्लाई फुली कंट्रोल, जहाँ पे भाई जो बंद में क्या होता है, मनी सप्लाई पूरी तरीके से कंट्रोल होता है, या फिर डिफिशिएट फाइनेंसिंग होता है, या फिर ओनली एक्सपोर्ट होता है, नाइदर एक्सपोर्ट नोर जो है इंपोर्ट। तो जो क्लोज इकोनॉमी में भाई क्या होता है कि जहाँ पे ना तो एक्सपोर्ट होता है ना ही इंपोर्ट होता है, उसको हम बोलेंगे क्लोज्ड इकोनॉमी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो कंज्यूमर सोवरेनिटी ऑफ एज ए फीचर ऑफ, तो कंज्यूमर जो है सोवरेनिटी, यहाँ पे जो कंज्यूमर है जो उपभोक्ता है उसकी संप्रभुता, ये किसका एक जो है महत्वपूर्ण जो है यहाँ पे फीचर है? तो दोस्तों ये कैपिटलिज्म वाले विचारधारा को अपनाने वालों का है भाई। ठीक है, ना कि सोशलिज्म का, ना कि कम्युनिज्म का, ना कि मिक्स का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेड जो है प्राइस इज़ अ फीचर ऑफ। एडमिनिस्ट्रेड प्राइस जो आपका है भाई, हमने देखा भाई सरकारी जो यहाँ पे प्राइस है वो किस में यहाँ पे होता है भाई? सोशलिज्म में होता है, ना कि कैपिटलिज्म में, ना कि मिक्स में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द वर्किंग ऑफ द प्राइस मैकेनिज्म इन फ्री मार्केट इकोनॉमी रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे दोस्तों जो कीमत तंत्र का जो संचालन जो है यहाँ पे आपको बताना है कि जो वर्किंग ऑफ द प्राइस मैकेनिज्म इन फ्री मार्केट इकोनॉमी रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग, किसको रेफ़र करता है भाई ये? तो यहाँ पे द इंटरप्ले ऑफ फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो ये हमने देखा था दोस्तों, डिमांड और सप्लाई के बीच में आपका ये होता है। ठीक है, तो डिमांड, द इंटरप्ले ऑफ जो है फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, बाकी ये आपके नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हमने देखा कि व्हाट इज़ लेसेस फेयर पॉलिसी, हस्तक्षेप नीति का अर्थ क्या है दोस्तों यहाँ पे? तो लेसेस फेयर पॉलिसी आपका जो हस्तक्षेप नीति क्या होती है? तो इसमें जो है फेयर लेजिस्लेशन होता है, या फिर कंट्रोल ओवर ट्रेड होता है, या फिर विड्रॉल रेस्ट्रिक्शंस होता है, या नन ऑफ दिस। तो इसमें दोस्तों हस्तक्षेप नीति है, इसमें जो बिना किसी हस्तक्षेप ही जहाँ पे नहीं होगा, मतलब रेस्ट्रिक्शन कोई नहीं होगा, विड्रॉल रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों लोरेंज जो कर्व हमने पढ़ा था वो किसको इंडिकेट करता है? तो जो यहाँ पे लोरेंज जो कर्व है ये इंडिकेट करता है भाई इनकम इनइक्वलिटी को, आय की असमानता को दर्शाता है। ठीक है, और कोराल्ड जो है गिनी कोफिशिएंट हमने इसमें पढ़ा था। ठीक है, जिसमें 0 का मतलब क्या होता है भाई, और 1 का मतलब क्या होता है? तो 1 का मतलब आय की असमानता और 0 का मतलब आय की समानता। गिनी कोफिशिएंट रेशियो कैन बी एसोसिएटेड विद, दोस्तों यहाँ पे गिनी कोफिशिएंट है किससे आपका एसोसिएट होगा भाई? इनकम इनइक्वालिटी से आपका जो है एसोसिएट होता है गिनी कोफिशिएंट। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ ना कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन से, ना कि पॉवर्टी इंडेक्स से, ना कि पर्सनल इनकम से। अगला दोस्तों यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट देखेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है यहाँ पे वालो बर्लिन जर्मनी में, जो कि दोस्तों 1961 से लेकर 1990 तक आपकी रही। और यहाँ पे यूएसएसआर जो फॉर्म बाय व्लादिमीर लेनिन, तो यूएसएसआर जो है का गठन यहाँ पे दोस्तों व्लादिमीर लेनिन के द्वारा यहाँ पे हुआ। और यूएसएसआर डिसोल्ड बाय मिखाइल गोरबाचेव, तो मिखाइल गोरबाचेव के द्वारा यूएसएसआर को डिसोल्व किया गया था भाई, इंपॉर्टेंट है। फॉर्म बाय व्लादिमीर लेनिन, लेकिन यूएसएसआर को डिसोल्व किया गया था भाई मिखाइल गोरबाचेव के द्वारा। तो यूएसएसआर जो है क्रिएट ए मिलिट्री कोऑपरेटिव ग्रुप वार्सो पैक्ट, तो यूएसएसआर है उसने एक भाई मिलिट्री जो कोऑपरेटिव ग्रुप बनाया जिसको हम कहते हैं वार्सो पैक्ट। और दोस्तों वार्सो पैक्ट 1955 से लेकर 1991 तक आपका ही रहा। ठीक है, वार्सो पैक्ट जो है यूएसएसआर के द्वारा 1955 से 1991, जबकि जो वालो बर्लिन दोस्तों जर्मनी में 1961 से 90 तक आपकी ये थी। ठीक है, वीटो पावर जो है यूएसएसआर को यहाँ पे ट्रांसफ़र टू रसिया इन 1991। ठीक है, तो वीटो पावर ऑफ यूएसएसआर है उससे ट्रांसफ़र आपकी हुई थी रसिया में भाई 1991 में। यूएसएसआर से 1991 में रसिया में ट्रांसफ़र हुई वीटो पावर 1991 में।
फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च बाय यूएसएसआर। यूएसएसआर ने पहला सैटेलाइट 1959 में लॉन्च किया दोस्तों। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो है फर्स्ट पर्सन इन स्पेस, जो पहला व्यक्ति जो स्पेस में गया दोस्तों, यूरी गागरिन, जो कि यूएसएसआर से ही थे आपके। ठीक है, तो इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई यूएसएसआर से। ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट जो सैटेलाइट है वो भी यूएसएसआर ने 1959 में लॉन्च किया था। और जो विक्टो पावर है यूएसएसआर से जो रसिया में ट्रांसफ़र की गई थी 1991 में। वार्सो पैक्ट हमने देखा 1955 से 1991। और दोस्तों यहाँ पे यूएसएसआर डिजोल्व बाय मिखाइल गोरबाचेव एंड फॉर्म बाय व्लादिमीर लेनिन। ठीक है, एंड वॉल ऑफ बर्लिन आपका 1961 से 90 आपका हो जाएगा। अगला यहाँ पे दोस्तों ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड, ट्रेड के आधार पर इंडियन इकोनॉमी है वो क्या है भाई, एक ओपन इकोनॉमी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई, ट्रेड के आधार पर इंडियन इकोनॉमी आपकी ओपन इकोनॉमी है। ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी के आधार पे इंडियन इकोनॉमी एक मिक्स इकोनॉमी है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के आधार पे दोस्तों आपकी इंडियन जो आपकी इकोनॉमी है वो आपकी एक मिक्स टाइप की इकोनॉमी है। ठीक है, मतलब यहाँ पे डेवलपिंग जो कंट्री है इंडिया क्या है, एक डेवलपिंग कंट्री है, एक विकासशील जो है देश है दोस्तों। ठीक है, विकासशील जो है देश है आपका इंडिया, विकासशील। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें कि किसी भी देश का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किस टाइप का है, किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों कोई भी देश है उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो किस जो है टाइप का है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है वहाँ की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, पर कैपिटा इनकम वहाँ की कितनी है। वो डिपेंड करता है कि वहाँ का इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो कैसा है, औद्योगिकरण कैसा है। वो डिपेंड करता है कि वहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उस देश का रहन सहन कैसा है, और वो डिपेंड करता है उस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो ये चार जो है चीज़ें जहाँ पे हाई रहती है, जहाँ की प्रति व्यक्ति आय, जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन, जहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हाई रहता है, वो देश उतना ही ज़्यादा अमीर होता है, उतना ही ज़्यादा डेवलप्ड जो है कंट्री होता है। तो जहाँ पे जो है चारों हाई रहते हैं उस कंट्री को भाई डेवलप्ड कंट्री कहते हैं, विकसित जो है देश उसको कहते हैं विकसित देश। हमारा देश विकासशील देश है, हमारा देश विकसित देश नहीं है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे तो जहाँ ये चारों चीज़ें मॉडरेट रहती हैं, जहाँ पे जो है हाई रहती है तो वो तो डेवलप्ड कंट्री हो जाएगा। लेकिन जहाँ पे मॉडरेट, ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा कम रहती है, तो उसको हम डेवलपिंग जो है कंट्री कहेंगे। तो हम कौन से जो है कंट्री हैं भाई, हम डेवलपिंग कंट्री है, विकासशील देश है। लेकिन जहाँ पे ये जो चार चीज़ है आपकी वो अंडर डेवलप्ड रहती है, जहाँ पे पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रहन सहन वहाँ का, और इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे बहुत ज़्यादा कम होता है दोस्तों, वो आपका क्या होता है भाई, अंडर डेवलपमेंट जो है कंट्री कहलाती हैं। ठीक है, मतलब विकासशील से भी नीचे आपका हो जाएगा। तो दोस्तों अगर हम अपने भारत की बात करें या फिर यहाँ पे अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक की बात यहाँ पे करें, तो वर्ल्ड बैंक है उन्होंने जो यहाँ पे एक क्राइटेरिया यहाँ पे बनाया भाई। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पर जो है कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर इन्होंने एक क्राइटेरिया बनाया कि भाई हाई इनकम कंट्री उनको कहा जाएगा जहाँ पे भाई 12,015 से लेकर जिनके ज़्यादा जो है डॉलर है जिस देश में प्रति व्यक्ति जो है मतलब आय है वो 12,015 डॉलर से ज़्यादा है, वो आपकी डेवलप्ड कंट्री कहलाएंगी। लेकिन जहाँ पे प्रति व्यक्ति आय जो है पर कैपिटा इनकम जहाँ पे 12,000 जो है 55 है, इससे नीचे 12,054 से लेकर 996 डॉलर है। ठीक है 12,054 से लेकर 996 जो है डॉलर तक यहाँ पे नीचे है, तो वो डेवलपिंग जो है कंट्री, विकासशील देश कहलाएंगे। और जहाँ पे जो आपकी पर कैपिटा इनकम जो है जहाँ पे बिल्कुल लो है, तो लो इनकम कंट्री यहाँ पे अंडर जो है डेवलपिंग कहलाएंगे, जिसमें प्रति व्यक्ति आय जो है 995 डॉलर से कम है। तो जहाँ 995 से तो अंडर डेवलपिंग जो है कंट्री वो कहलाएंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो मिडल इनकम जो आपका जो है, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, तो मिडिल इनकम जो कंट्री है, जैसे हमारा देश है मिडिल इनकम कंट्री में ही आएगा डेवलपिंग। लेकिन मिडल में भी जो है आपकी दो कैटेगरी होती है दोस्तों। मिडल वाला जो है क्राइटेरिया यहाँ पे 12,054 से लेकर 995 डॉलर तक आपका ये नीचे तक। लेकिन मिडिल इनकम कंट्री भी दो टाइप के हो गया, अपर वाला और एक लोअर वाला। तो यहाँ पे जो अपर वाला जो है वो भाई है 12,054 से लेकर 3,895 डॉलर, और यहाँ पे दोस्तों लोअर वाला है 3,894 से लेकर जो है नीचे तक यहाँ पे जाएंगे तो 996 यहाँ पे डॉलर। ठीक है,
तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे दो यहाँ पे अपर और लोअर यहाँ पे बना लिया। तो लेकिन जब पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया है वो कितनी है भाई, एज़ पर वर्ल्ड डेवलपमेंट 2018 रिपोर्ट। तो वर्ल्ड बैंक की जो है 2018 रिपोर्ट के अनुसार भाई हमारे इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय है वो 2015.6 जो है डॉलर है। तो हम बताओ यहाँ पे किस में आएंगे, तो इसमें हम जो है मिडिल इनकम कंट्री अपर वाले में आएंगे या लोअर वाले में। तो हम दोस्तों यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ हमारी इनकम नहीं है। तो इस प्रकार से हमारी जो इंडिया की जो इकोनॉमी है यहाँ पे, इंडिया की जो यहाँ पे अगर बात करें तो हमारा जो इंडिया मिडल जो है तो यहाँ पे लोअर मिडल जो है इनकम वाली जो है कंट्री है, ठीक है, तो ना कि अपर मिडल इनकम वाले कंट्री हैं। तो इस प्रकार से इंडिया इज़ ए लोअर डेवलपिंग, ठीक है, लोअर डेवलपिंग या लोअर जो है मिडिल इनकम जो है कंट्री हमारी है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो एडम स्मिथ है जो स्कॉटलैंड यूके के भाई, ठीक है, तो इनको कहा जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स का फादर किसे कहा जाता है भाई, एडम स्मिथ को। कहाँ से हैं भाई, स्कॉटलैंड यूके से हैं भाई, यूनाइटेड किंगडम से हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो बुक इन्होंने एक लिखी द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में लिखी, ठीक है। तो दोस्तों एडम स्मिथ है, उसकी बुक का नाम क्या है, द वेल्थ ऑफ नेशन। 1776 में इन्होंने ये बुक लिखी और इस बुक में पूरा जो फोकस आपका है कैनन ऑफ टैक्सेशन, कराधान के सिद्धांत को जो है इसमें डिफ़ाइन किया गया है। दोस्तों कैनन ऑफ टैक्सेशन, कराधान के सिद्धांत को डिफ़ाइन किया गया है किस बुक में भाई, द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में जो लिखी गई थी एडम स्मिथ के द्वारा। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है दोस्तों, एडम स्मिथ है वो कहाँ से है, स्कॉटलैंड यूके से। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है, एडम स्मिथ को। कौन सी जो है बुक एडम स्मिथ ने लिखी, द वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन बुक है कब लिखी गई, एडम स्मिथ के द्वारा 1776 में। इस टाइप से सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और जो एडम ऑफ जो है और जो कैनन ऑफ टैक्सेशन, कराधान के सिद्धांत का जो है जो डिफ़ाइन इसमें किया गया है, तो ये कौन सी बुक में, यहाँ पे द वेल्थ ऑफ नेशन में ये सारा आपका हो जाएगा भाई। तो चार जो आपके जो कैनन जो है, चार कैनन प्रिंसिपल यहाँ पे दिए गए इसमें। तो कौन कौन से जो है कराधान के जो है चार सिद्धांत है वो होते हैं दोस्तों। तो इसमें जो पहला जो कराधान का सिद्धांत, समानता का जो सिद्धांत जिसको कैनन ऑफ इक्वलिटी बोलेंगे। दूसरा जो यहाँ पे कराधान का जो सिद्धांत, निश्चितता का सिद्धांत जिसको कैनन ऑफ सर्टेनिटी बोलेंगे। तीसरा यहाँ पे सुविधा का सिद्धांत जिसको हम कैनन ऑफ कन्वीनियंस बोलेंगे। और पांचवा यहाँ पे अर्थव्यवस्था का सिद्धांत जिसको हम कैनन ऑफ इकोनॉमी बोलेंगे। तो ये चार प्रकार के कैनन प्रिंसिपल सिद्धांत यहाँ पे दिए गए। कराधान के जो है सिद्धांत यहाँ पे चार प्रकार के ये दिए गए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैनन ऑफ टैक्सेशन वाज नॉट एडवोकेटेड बाय एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ ने जो चार प्रकार के ये कैनन के जो सिद्धांत दिए, कराधान के जो सिद्धांत दिए, तो इसमें से जो है कौन सा आपका नहीं है। तो कैनन ऑफ इक्वलिटी जो है दोस्तों उन्होंने दिया, कैनन ऑफ जो है सर्टेनिटी भी दिया और कैनन ऑफ कन्वीनियंस भी दिया। कैनन ऑफ यहाँ पे दोस्तों इकोनॉमिक्स उन्होंने दिया था, ना कि फिजिकल एडुकेसी। तो ये चार जो है सिद्धांत जो है एडम स्मिथ के द्वारा दिए गए थे। समानता का सिद्धांत, निश्चितता का सिद्धांत, सुविधा का सिद्धांत और यहाँ पे अर्थव्यवस्था का सिद्धांत, कैनन ऑफ इक्वलिटी, कैनन ऑफ सर्टेनिटी, कैनन ऑफ कन्वीनियंस एंड कैनन ऑफ इकोनॉमी। तो ये जो है कराधान के सिद्धांत आपके हैं भाई चार, जो एडम स्मिथ के द्वारा दिए गए थे। 1776 में अमेरिका जो है ब्रिटिशर्स से जो है आपका आज़ाद हुआ था। तो दोस्तों जो अमेरिका जो है वो आपका अंग्रेज़ों से आज़ाद कब हुआ था, 1776 में। इम्पोर्टेंट जो है डेट है भैया, ठीक है। और 1776 में ही दोस्तों यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो है ये बुक लिखी गई थी, किसके द्वारा, एडम स्मिथ के द्वारा। कौन सी बुक, द वेल्थ ऑफ नेशन, इकोनॉमिक्स की आपकी ये बुक थी दोस्तों। इम्पोर्टेंट या आपका ये है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों, कौटिल्य आप सभी जानते हैं, चाणक्य को आप सभी जानते हैं, जिसको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, ठीक है भाई। तो हमारे जो चाणक्य है उसको कौटिल्य भी कहा जाता है, विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। तो भाई इन्होंने जो है अर्थशास्त्र जो है एक जो पुस्तक लिखी और जो किससे रिलेटेड है दोस्तों, ये पॉलिटिकल जो है स्टेट क्राफ्ट से रिलेटेड है। राजनीतिक जो है सिद्धांत इसमें लिखे गए हैं भाई, ठीक है। तो पॉलिटिकल स्टेट क्राफ्ट से लिखी गई थी, जो उन्होंने जो है 220 जो है में ही आपका ये लिख दी थी भाई, ठीक है। तो 250 सॉरी यहाँ पे 250, तो 250 जो है बीसी में जो कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त है उसने अर्थशास्त्र जो बुक यहाँ पे उससे रचना की, जो कि पॉलिटिकल स्टेट जो है क्राफ्ट से रिलेटेड है। और दोस्तों फिर जो बाद में अगर हम बात करें एडम जो स्मिथ है, ठीक है, इन्होंने जो है चार जो कैनन के जो है सिद्धांत दिए टैक्स से रिलेटेड, 4 कैनन ऑफ टैक्सेशन जो दिया,
तो कौटिल्य की बुक से इन्होंने लिया गया था और इन दोनों के बीच में जो है गैप लगभग आपका 2000 साल का है। मतलब हमारे जो कौटिल्य चाणक्य है उन्होंने जो है कैनन के जो 4 प्रिंसिपल यहाँ पे बताए थे वो 250 बीसी में ही बता दिए थे। तो यहीं से एडम स्मिथ ने जो है यहाँ पे 2000 जो है यहाँ पे जो गैप है तो बहुत साल पहले ही इन्होंने बता दिया था। कार्ल मार्क्स जो है जो कि दोस्तों कहाँ पे है भाई, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है भाई, कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स जो है भाई ये आपके कहाँ से है भाई, जर्मनी से है दोस्तों। कहाँ से हैं, जर्मनी से। इन्होंने भी एक बुक लिखी है 1867 में, दास कैपिटल। भाई काफ़ी ज़्यादा फेमस जो है बुक है इकोनॉमिक्स की। दास कैपिटल जो बुक है 1867 ईस्वी में लिखी गई थी। किसके द्वारा, कार्ल मार्क्स के द्वारा, जो जर्मनी से थे भाई। इस बुक के बेस पर ही समाजवाद का जो है सिद्धांत यहाँ पे लिया गया है। तो कौन सी बुक्स पे के बेस पे यहाँ पे समाजवाद का सिद्धांत लिया गया, कार्ल मार्क्स की जो बुक है दास कैपिटल, ठीक है। बाइबल ऑफ एक जो है यहाँ पे कम्युनिज्म जो है इसको कहा जाता है भाई, ठीक है। बाइबल ऑफ कम्युनिज्म कौन थी भाई बताओ, ठीक है। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपको करने हैं। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, कौटिल्य अर्थशास्त्र मेनली डील्स विद, कौटिल्य की अर्थशास्त्र जो बुक है वो किससे रिलेटेड है भाई, तो पॉलिटिकल स्टेट जो है क्राफ्ट, मतलब राजनीतिक जो है से रिलेटेड आपकी ये बुक है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों इकोनॉमिक को 2 टाइप में डिवाइड हम कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स को 2 टाइप में कौन कौन से भाई, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो माइक्रो जो का मतलब होता है स्मॉल, जिसको हम वेस्टी बोलते हैं, और जो मैक्रो का मतलब होता है भाई लार्ज, जिसको हम कलेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है इकोनॉमिक्स को 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो वेस्टी जो है और समष्टि, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें जिसमें जो है स्मॉल जो है होती है, माइक्रो मतलब स्मॉल, तो ये इंडिविजुअल जो है डिमांड। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसमें जो डिफरेंस माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में, अगर आप यहाँ पे डिफरेंस यहाँ पे देखो दोस्तों तो क्या क्या आपका होगा। तो ये जो स्मॉल होती है भाई ये आपकी क्या होती है, लार्ज होती है। ये इंडिविजुअल को डिनोट करती है, कलेक्टिव को डिनोट करती है। यहाँ पे डिमांड सप्लाई आपका हो गया भाई, ठीक है। और यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई होता है, ठीक है। तो मैक्रो में लार्ज चीज़ हम देखेंगे, ठीक है। इसमें एग्रीगेट यहाँ पे डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, और जो माइक्रो में जो ये हम देखेंगे भाई प्रोडक्शन, जबकि मैक्रो में यहाँ पे बजट हो जाएगा, ठीक है। और माइक्रो में जो आपका कॉस्ट होगा, ठीक है, माइक्रो में कॉस्ट, तो यहाँ पे जो आपका मैक्रो में पावर्टी हो गया, ठीक है। रिवेन्यू, यहाँ पे रिवेन्यू आपका होगा, तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट जो है आपका होगा, ठीक है। यहाँ पे मार्केट होगा, तो यहाँ पे इन्फ्लेशन जो होगा, नेशनल जो है इनकम होगा, पर कैपिटल इनकम होगा। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों हम डिस्कस करेंगे भाई, सभी टर्म्स को हम डिस्कस करेंगे। मैक्रो और माइक्रो का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, स्मॉल से रिलेटेड, ठीक है। तो इसमें स्मॉल इंडिविजुअल, डिमांड सप्लाई, प्रोडक्शन, कॉस्ट, रिवेन्यू, मार्केट आपके आएंगे। मैक्रो जो है आपका मतलब लार्ज होता है भाई, लार्ज, कलेक्टिव, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, बजट, पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन जो आपका महंगाई हो गया, नेशनल इनकम, पर कैपिटल इनकम जो आपका प्रति व्यक्ति आय है, इन सभी जो है चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे दोस्तों यहाँ पे। तो जो माइक्रो एंड मैक्रो वर्ड वाज गिवन बाय जो है रैग्नोर फ्रिस्ट। तो यहाँ पे जो नॉर्वे के थे भाई रैग्नो जो है रैग्नोर फ्रिस्ट, ये जो माइक्रो एंड मैक्रो जो है वर्ड आपका ये दिया गया था। फर्स्ट नोबल ऑफ द इकोनॉमिक्स का जो पहला जो नोबल यहाँ पे कौन था भाई, यही थे आपके रैग्नोर फ्रिस्ट। 1969 में आपका ये मिला भाई, पहला जो आपका ये इकोनॉमिक्स का जो यहाँ पे नोबल। तो नोबल ऑफ इकोनॉमिक्स फ्रॉम इंडिया, नोबल प्राइज़ जो भाई इकोनॉमिक्स के जो इंडिया से भाई सभी जानते हैं, अमर्त्य सेन जो आपके मिले हैं, अभिजीत बनर्जी है, इनको मिला है भाई, ठीक है। जो नोबल प्राइज़ मिला है इंडिया से, ठीक है। और पहला नोबल जो है इकोनॉमिक्स का भाई रैग्नोर फ्रिस्ट को मिला 1969 में, और इन्होंने ही नॉर्वे के थे दोस्तों यहाँ पे, और इन्होंने ही जो है ये वर्ड माइक्रो एंड मैक्रो जो है दिया था। तो यहाँ पे एडम स्मिथ की बात करें जो कि फादर ऑफ माइक्रो जो है इकोनॉमिक्स हैं दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। फादर ऑफ जो है इकोनॉमिक्स कौन है भाई, फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो फादर एडम स्मिथ को कहा जाता है, जबकि फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स को कैसे कहा जाता है दोस्तों, ब्रिटेन के J.M. केनीज़ को कहा जाता है, ठीक है। तो ब्रिटेन के J.M. केनीज़ को फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है, फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ। फर्स्ट वर्ल्ड वार सभी जानते हैं 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। तो भाई 1929 में USA में
आपका शेयर मार्केट क्या हो जाता है भाई, क्रैश हो जाता है। यहाँ पे एक घटना होती है घटित काफ़ी 1929 में, 1929 में दोस्तों क्या होता है कि जो यूएसए है, ठीक है, वहाँ का शेयर मार्केट है वो आपका क्रैश कर जाता है। शेयर जो बाज़ार है वो डूब जाता है। तो जैसे ही शेयर बाज़ार डूबता है तो इस डूबने की वजह से पूरी दुनिया में महामंदी जो है छा जाती है, इकोनॉमिकल क्राइसिस जो है आपका छा जाता है, जिससे कि पूरे वर्ल्ड को प्रभावित जो है किया इसने, ठीक है। जब 1929 में यूएसए का जो शेयर मार्केट क्रैश कर गया तो पूरे वर्ल्ड को इसने प्रभावित किया। पूरे देश में जो है इकोनॉमिकल जो क्राइसिस महामंदी छा गई थी। 1929 से जो है 36 तक ये आपकी महामंदी रही, ठीक है। तो इसमें देश जो आपका जो है बढ़ता है देशों। दूसरा यहाँ पे अगर हम देखें कोई भी देश आपका कब बढ़ेगा, कब वो आपका जो है ग्रोथ करेगी उसकी इकोनॉमी, जब वो देश भाई इन्वेस्टमेंट करेगा, जब वो देश जो है यहाँ पे गवर्नमेंट एक्सपेंस सरकार जो है जब वो खर्च करेगी, एक्सपेंडिचर करेगी और गवर्नमेंट एक्सपोर्ट करेगी, तब कोई भी देश है उसकी इकोनॉमी आपकी क्या होगी भाई, इंक्रीज़ करेगी। लेकिन डिक्रीज़ जो है कब करेगी, कोई भी देश डूबेगा कब, जब भाई दोस्तों वहाँ पे जैसे जब हम सेविंग करना स्टार्ट करेंगे, जब हम टैक्स जो है वो करेंगे, ठीक है, इंपोर्ट जब हम करेंगे तो कोई भी देश है वो क्या करेगा भाई, डूबता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बैलून सर्कुलर फ्लो जो है मॉडल यहाँ पे दिया गया था इसी के आधार पर। तो रोल ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकारी व्यय की जो है भूमिका है, ये जेएम केनिस ने कहा था कि गवर्नमेंट ही है जो कंट्री को एक्सपेंडिचर करके महामंदी से निकाल सकती है भाई, ठीक है, खर्च करके यहाँ पे महामंदी से निकाल सकती है। तो इम्पोर्टेंट है भाई रोल ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो सरकारी व्यय की जो भूमिका है, जेएम केनिस ने कहा कि भाई गवर्नमेंट ही है जो कंट्री को एक्सपेंडिचर करके महामंदी से निकाल सकती है। द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी 1936 में जेएम केनिस ने भाई दी, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी 1936 में जेम्स केनिस ने दी। एंड द नेशनल कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट मैक्रो अप्रोच। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन है आपका, मैक्रो अप्रोच है कौन सा फॉलो करता है, ठीक है, नेशनल के कॉन्टेक्स्ट में। तो यहाँ पे जो आपका मैक्रो का अप्रोच यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन इन इंडिया जो है ये आपका मैक्रो को शो करेगा, जबकि एक्सपोर्ट्स ऑफ मैंगोज टू यूके ये भी नहीं करेगा भाई, और इनकम फ्रॉम जो है रेलवे ये भी नहीं, सेल्स ऑफ बाटा शूज़ यहाँ पे एक कंपनी, ठीक है। तो इन्फ्लेशन इन इंडिया जो है मैक्रो अप्रोच को यहाँ पे इंडिकेट करेगा। फ्रॉम द नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट माइक्रो अप्रोच। नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा जो है माइक्रो की बात की गई है, माइक्रो अप्रोच को इंडिकेट करता है दोस्तों। इन्फ्लेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इन्फ्लेशन इन इंडिया ये करेगा, तो ये तो भाई मैक्रो को करेगा। स्टडी ऑफ सेल्स ऑफ टिस्को, तो ये आपका हो जाएगा भाई स्टडी ऑफ सेल्स ऑफ टिस्को। पर कैपिटा इनकम जो है इंडिया की वो भी मैक्रो को इंडिकेट करेगा। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट भी मैक्रो को इंडिकेट करेगा, लेकिन माइक्रो को दोस्तों यहाँ पे कौन इंडिकेट करेगा, यहाँ पे स्टडी ऑफ सेल्स ऑफ टिस्को, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे द टर्म मैक्रो इकोनॉमिक्स वाज यूज बाय, तो किसके द्वारा जो है ये यूज़ किया गया था, मैक्रो जो इकोनॉमिक्स दोस्तों यहाँ पे जेएम केनिस, रेजर जो है नर्क से, या फिर प्रोफेसर नाइट, या फिर रैगनर जो है फ्रिस्ट। तो रैगनर जो है फ्रिस्ट के द्वारा जो है मैक्रो जो इकोनॉमिक्स जो वर्ड आपका जो ये टर्म जो है शब्द का प्रयोग किया गया था रैगनर फ्रिस्ट के द्वारा, मैक्रो। द कंसेप्ट ऑफ द जॉइंट सेक्टर इम्प्लाइज कोऑपरेटिव बिटवीन, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, द कंसेप्ट ऑफ द जॉइंट सेक्टर इम्प्लाइज कोऑपरेशन बिटवीन, तो यहाँ पे पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर के बीच में आपका ये होना चाहिए भाई, ठीक है। तो जॉइंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, डोमेस्टिक एंड फॉरेन कंपनी नहीं, तो यहाँ पे पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर के बीच में आपका ही होगा। इन इंडियन इकोनॉमी द सेक्टर्स आर डिवाइडेड इनटू प्राइवेट एंड पब्लिक ऑन व्हाट बेसिस। तो सेक्टर जो है ये इंडियन जो इकोनॉमी है उसको जो सेक्टर है वो डिवाइड किए गए हैं प्राइवेट और पब्लिक जो में, तो किस बेस पे आधार पर भाई, ओनरशिप ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप के आधार पर जो है ये डिवाइड किया गया है, ठीक है, ना कि भाई यूजेस ऑफ रॉ मटेरियल्स, ना कि नेचर ऑफ द इकोनॉमिक जो एक्टिविटी या फिर एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज। तो यहाँ पे ओनरशिप ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप के आधार पर ये आपका किया गया है। तो अगर गवर्नमेंट का शेयर 50% से ज़्यादा है तो पब्लिक, अगर जो है प्राइवेट कंपनी का शेयर 50% से ज़्यादा है तो वो प्राइवेट आपकी कंपनी होगी भाई।
ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, व्हेन सेविंग लीक्स आउट ऑफ द सर्कुलर फ्लो मॉडल व्हाट हैपेंस। तो दोस्तों जो आपका सर्कुलर जो फ्लो मॉडल है उसमें जो सेविंग लीक आउट करती है, तो यहाँ पे क्या इफ़ेक्ट यहाँ पे पड़ेगा। तो दोस्तों इट फ्लोज टू बोरोवर्स हु देन इंजेक्ट इट बैक इनटू द इकोनॉमी, या इट श्रिंक्स द साइज ऑफ द इकोनॉमी। तो यहाँ पे श्रिंक कर देगा भाई साइज़ ऑफ इकोनॉमी को। ठीक है, इकोनॉमी की जो साइज़ है वो आपकी क्या हो जाती है, कम हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे इंडिया या कोई भी जो कंट्री की इकोनॉमी एक बैलून की तरह होती है। आपने देखा यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे देखें कि कोई भी कंट्री है उसकी जो इकोनॉमी है एक प्रकार के बैलून की तरह होती है। अगर इसमें जो है आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो भाई गवर्नमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है या फिर गवर्नमेंट एक्सपोर्ट करती है। तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे एक्सपेंडिचर या फिर एक्सपोर्ट जो है करते हैं। तो भाई जो आपका जो गुब्बारा है तो वो क्या होगा भाई, जो बैलून है वो आपका बढ़ेगा। लेकिन ठीक है, यानी इकोनॉमी आपकी बढ़ती है, बैलून बढ़ेगा मतलब इकोनॉमी बढ़ेगी किसी भी देश की। बट अगर हम इसमें जो है सेविंग करते हैं, इसमें टैक्स जो है गवर्नमेंट को देते हैं, गवर्नमेंट लेती है, या इंपोर्ट जो है करते हैं, तो भाई गुब्बारा हमारा घटेगा, मतलब इकोनॉमी हमारी यहाँ पे घटेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ये आपका गुब्बारा है भाई, यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करते हो, यहाँ पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है या गवर्नमेंट एक्सपोर्ट करती है, तो हमारी इकोनॉमी जो है, कोई भी देश है उसकी इकोनॉमी क्या होगी, बढ़ेगी, यहाँ पे गुब्बारा आपका बढ़ेगा। लेकिन दूसरी ओर जहाँ पे जो है हम सेविंग करना स्टार्ट कर दें, या सरकार टैक्स लेती है या फिर इंपोर्ट करती है भाई चीज़ों को, तो वहाँ पे क्या होती है, किसी भी देश की इकोनॉमी है वो डाउन करेगी आपकी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इंजेक्शन इनटू द सर्कुलर फ्लो मॉडल। तो दोस्तों यहाँ पे जो है कौन सा जो है सर्कुलर फ्लो मॉडल में जो है ये आपका है, तो सेविंग आपका होगा, इंपोर्ट्स होगा, या फिर गवर्नमेंट टैक्सेस। तो दोस्तों यहाँ पे सेविंग, इंपोर्ट और गवर्नमेंट टैक्सेस अगर होगा तो उस किसी भी देश की जो इकोनॉमी है वो डाउनवर्ड जाएगी। लेकिन जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो अपवर्ड जाएगी, सरकार एक्सपेंडिचर करेगी तब भी अपवर्ड जो है इकोनॉमी जाएगी किसी भी देश की, या फिर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो भी हमारी इकोनॉमी जो ग्रोथ करेगी। तो देश में दो तरह की जो है कैपिटल भाई आपकी होती है। तो दो तरह की जो कैपिटल कौन कौन सी होती है भाई, फाइनेंशियल कैपिटल, ठीक है, वित्तीय पूंजी जिसे हम कहते हैं, जिसमें मनी से रिलेटेड हो गया। एक ह्यूमन जो कैपिटल, जो मानव पूंजी, जो स्किल से जो है आपकी होती है। तो जैसे कि जापान है उसमें ह्यूमन कैपिटल है, मानव पूंजी है। ठीक है, फाइनेंशियल जो कैपिटल, वित्तीय पूंजी हम इसको कहते हैं भाई। तो मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आई भाई 1990 में, तो HDR, तो ह्यूमन जो है डेवलपमेंट जो आपका रिपोर्ट ये आपकी आई 1990 की। इसमें भाई एजुकेशन जो रेट और आपका हेल्थ फैसिलिटी और पर जो है कैपिटल इनकम की यहाँ पे बात करता है ये। ठीक है, कि भाई मानव विकास सूचकांक जो है किसी भी जो देश है उसका एजुकेशन रेट यहाँ पे क्या है, हेल्थ फैसिलिटी कैसी है, पर कैपिटल इनकम जो है कैसा है। तो HDR को जो है महबूब उल हक जो है पाकिस्तान 1990 लेकर आए थे भाई। कोई भी मानव विकास सूचकांक जो आपका HDR मतलब यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है, तो HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, ये महबूब उल हक ये पाकिस्तान के थे भाई, 1990 में ये लेके आए थे इस कॉन्सेप्ट को। इसके अनुसार जिस देश की ह्यूमन कैपिटल जो है जितनी ज़्यादा होगी उतना ही वो डेवलप आपका होगा। ठीक है, तो महबूब उल हक जो है पाकिस्तान के 1990 में इन्होंने बताया कि भाई जिस देश की इकोनॉमी, मतलब जिस देश की जो यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल जितनी ज़्यादा होगी वो देश उतना ही ज़्यादा डेवलप करेगा। तो HDR जो है कि फ़र्स्ट रिपोर्ट आपकी भाई 1990 में जो है ये लेके आए थे कॉन्सेप्ट HDR का। ह्यूमन जो है डेवलपमेंट आपका जो ये रिपोर्ट 1990 में आई। लेकिन पहली जो रिपोर्ट इसकी भाई HDR की 1991 में आई। ठीक है, ईयरली आपकी आती है, UNDP जो है जारी करता है, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है आपका ये हो गया। ठीक है, तो HDR की जो रिपोर्ट, ह्यूमन जो डेवलपमेंट रिपोर्ट, पहली जो रिपोर्ट 1991 में इसकी जो है ईयरली आपकी आती है, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो जो इसमें जो पहली रैंक भाई इसमें जो आई थी वो नॉर्वे की आई थी। ठीक है, नॉर्वे जो है, और जो दूसरी रैंक जो आई थी 130 हमारे इंडिया की। तो पहली जो रैंक आई थी नॉर्वे की, और जो यहाँ पे 130वीं हमारे इंडिया की रैंक आई भाई। ठीक है, तो इस जो है पहली रिपोर्ट में आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं कि हमारी जो इंडिया की रिपोर्ट कितनी थी इस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में,
जो कि 1991 में पहली रिपोर्ट आई थी, यूएनडीपी के द्वारा जारी की गई। पहले तो इंडिया की जो रैंक इसमें आई 130वीं, पहली रैंक पे आपका आया नॉर्वे। ठीक है भाई, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे अगले लेक्चर में दोस्तों हम जो है कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे चीज़ें करेंगे। ठीक है, तो किस प्रकार से डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है वो एक क्रांति लाते हैं, ठीक है, हमारे देश की इकोनॉमी में। ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय एंड टेक केयर। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली टाइम टू टाइम अपडेट्स आपको मिलती रहती है। किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे कंटेंट आपको बेहतरीन लेवल का यहाँ पे मिलेगा दोस्तों। ठीक है, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।